Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम थे एग्रीकल्चर के ऊपर हमने बात की थी, फिर इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है। तो हमारा पूरा सिस्टम, जो आर्थिक सिस्टम था हमारा, हमारी जो इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे हैं, वो पूरा प्रभावित हुआ कोविड-19 के कारण। परंतु इंडस्ट्रियल सेक्टर जो ग्रोथ है वो 2021-22 में करीब 22 पॉइंट, लगभग 23% तक ग्रो हुई पहले हिस्से में, 21 से 22% में, और ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर में करीब 11.8%, इस फाइनेंशियल ईयर में 11.8% के रेट से एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रोथ होगी। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो औद्योगिक उत्पादन है, वो भी करीब 17.4% की दर से बढ़ा, जबकि वो पिछले वर्ष में -15.3% अप्रैल नवंबर में उसी काल में रहा। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो ग्रोथ है वो करीब 13.5%, 13.7% अगर एग्जैक्टली बात करें तो वो रहा, और जबकि पिछले वर्ष में ये ग्रोथ नेगेटिव थी, -11.1%। तो धीरे धीरे ये जो आंकड़े हैं ये हमें समझा रहे हैं कि हम अनलॉकिंग, जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रही है। कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है, पॉलिसी सपोर्ट जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान, क्रेडिट की एक्सेस को इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये सब कुछ कार्यक्रमों के कारण जो है अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है। बस मैं फिर वही राइडर वही दूंगा कि हम कह रहे हैं कि 11.8% की दर से हमारे उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, या हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 17.4% की दर से बढ़ा अप्रैल से नवंबर 2021 के बीच में। तो क्या हमें मतलब इस बात से मतलब कैसे देखना चाहिए इस बात को क्रिटिकली एज एन इकोनॉमिस्ट? मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर एक अर्थशास्त्री के नज़र से अगर हम देखें कि 17.5% की अगर किसी चीज़ में ग्रोथ हुई है, तो क्या हमें इस ग्रोथ को किस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए? सर हम रिकवरी ही कर रहे हैं, हम ग्रोथ नहीं ये कर रहे हैं। रिकवरी कर रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब ठीक है सरकार अपने नंबर दे रही है, पर ये नंबर्स अगर यहाँ देखें तो केवल ये रिकवरी है, क्योंकि पिछले साल जो हमने पिछली बार अभी चर्चा करी थी बेस ईयर फिनोमिना की, कि अगर हमारा बेस ईयर पिछले साल किसी कारण बहुत खराब रहा है, जो कि एक्चुअली में रहा है पिछले साल कि हम 15.5% माइनस में गए हैं,
तो ये 17.5%, अगर ये 17.5% ग्रोथ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होती, सामान्य दर से अगर हम जैसे ऐसे ऐसे बढ़े जा रहे हैं जो हमारी ग्रोथ है, और ये 17.5%, तो ये बहुत अच्छी चीज थी। ये जो ग्रोथ थी 17.5%, ये बहुत बड़ी डबल डिजिट ग्रोथ है। It could be a very very good sign for our economy, but at this stage, in this current scenario, this is not at all a good sign. This is just a sign of कि हम अपने वापस जहां खड़े थे 2019 में, अब हम वहीं वापस पहुंच रहे हैं, हम लगभग वहीं पहुंचे हैं। तो एक्चुअली में नेट ग्रोथ इस बेस ईयर फिनोमेना के कारण से बहुत नहीं हुई है, बहुत थोड़ी सी मामूली नेट ग्रोथ है, और वो हमारे लिए एक सीरियस चिंता का कारण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये बाकी सारे कार्यक्रम इनको याद रखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान ये केंद्र सरकार का अभियान है, ठीक है। पॉलिसी सपोर्ट, ईजियर क्रेडिट एक्सेस, की क्रेडिट की उपलब्धता ज़्यादा आसान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जाए, ये कुछ नीतियाँ हमारी सरकार ने इस समय पर अपनाई हैं। और इसमें एक कारण जो है कंज्यूमर डिमांड का बढ़ना भी है। तो कंज्यूमर डिमांड एक ऐसी चीज है कि वो स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। व्हाट इज कंज्यूमर डिमांड? कंज्यूमर डिमांड क्या होगी सर? लोगों की आवश्यकताओं की डिमांड, उपभोग की मांग, जिस उपभोग करते हैं उसकी कंज्यूमर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो लोगों को आवश्यकता है, तो वो कंज्यूमर डिमांड है। तो ये भी कहीं ना कहीं बेहतर हुई है। तो कंज्यूमर डिमांड को दो तरह से देखा जा सकता है। मतलब एक इसका पक्ष ये भी हो सकता है कि भाई हम जो कंज्यूमर की डिमांड है, उपभोक्ता की जो मांग है, वो उसकी आवश्यकता के अनुसार होती है। भाई मेरे को किसी चीज़ की, मुझे भूख लगी है, तो मैं कुछ के करके खाना ढूंढूंगा। मुझे किसी भी प्रकार से मुझे एजुकेशन की जरूरत है, तो मैं एजुकेशन के साधन ढूंढूंगा। तो इस प्रकार के मैं साधन लगातार ढूंढूंगा। तो ये कंज्यूमर की अपनी आवश्यकता के अनुसार है जी कि वो ढूंढ रहा है। तो एक तो ये स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, और स्वाभाविक रूप से बढ़ने का एक और कारण क्या है? भारत के अंदर में लगातार कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है। इसका क्या कारण है? इसका एक बड़ा कारण हमारी आबादी है। हमारी जो जनसंख्या है वो भी एक अपने आप में बड़ी आबादी है। हम जब बोलते हैं कि हमारे देश में 140 करोड़ आबादी है, 70 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो 25 साल से कम उम्र के हैं, तो ये बच्चे एजुकेशन की डिमांड करेंगे, भोजन की डिमांड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की डिमांड करेंगे। जो आवश्यकता है कि भाई हमें भी शिक्षा का मौका मिलना चाहिए, हमें भी एम्प्लॉयमेंट का मौका मिलना चाहिए, हमें भी सही जीवन जीने का, डिग्निफाइड जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए। तो ये स्वाभाविक डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड, जो हमारे देश में बढ़ रही है, और एक बड़ा कारण है हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का, क्योंकि ये डिमांड हमारी अर्थव्यवस्था को लगातार आगे बढ़ाएगी। इसका एक और पक्ष ये हो सकता है, तो एक तो ये नेचुरल कारण से बढ़ रही है, एक और कारण हो सकता है जब कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है, वो ये भी इंडिकेट करती है, जैसे एक तो ये नेचुरल कारण से, जनसंख्या के कारण से बढ़ रही है, दूसरी हो सकती है कि लोगों के पास पैसा अधिक होगा। अगर हमारी आय बढ़ेगी, मेरी इनकम बढ़ेगी, तो क्या होगा? मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर। यस सर। जब हमारे पास पैसा अधिक होगा, ठीक है, आज हमारे पास मान लीजिए 10,000 रुपया है, हम 10,000 रुपये कमाते हैं, तो 10,000 रुपये के अनुसार खर्च करेंगे। परंतु मान लीजिए हमारी आमदनी 20,000, 30,000, 50,000 रुपया हो जाएगी, तो हम 50,000 रुपये आमदनी के हिसाब से खर्चा करने लगेंगे। तो हमारी आय, जो लोगों की आय होती है,
वो भी एक दूसरा कारण बनती है कंज्यूमर डिमांड का। जो ये स्वाभाविक जनसंख्या वाला कारण है ये ठीक है, मतलब इसमें नथिंग ग्रेट अबाउट इट, क्योंकि ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, बढ़ रही है। इनफैक्ट इसकी पूर्ति करने की हमें जरूरत होनी चाहिए। परंतु ये जो दूसरा कारण है, जब इनकम के कारण कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है तो वो एक अच्छी बात है। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है, पर हम ये नहीं बता रहे हैं यहाँ पर कि क्या लोगों की आय बढ़ी है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, या ये केवल जो स्वाभाविक कारण है लोगों की आवश्यकता, जैसे लॉकडाउन भी एक आवश्यकता है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो है लंबे समय तक अपने स्थानों पर पड़े रहे, तो जिसके कारण वो अपने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो खत्म हो गए। अब जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोगों को सामान की आवश्यकताएं थी कि भाई हमें ये चाहिए, जो भी आवश्यक, जैसे लोगों की शादियां रखी हुई हैं फॉर एग्जाम्पल, बहुत सरल उदाहरण में देखें तो एक शादी में 10-20 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो उस पूरे पीरियड में जो शादियां नहीं हुई वो आने वाले समय में होंगी। तो जब वो आने वाले समय में होंगी तो हमारी जो डिमांड है, क्योंकि वो शादी जब होगी तो उसमें वो पैसा खर्चा होगा, वो इकोनॉमी में डिमांड आएगी कि हमें ये साड़ी चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। तो वो डिमांड जो बढ़ेगी, तो वो डिमांड एक तरीके से, परंतु वो नई डिमांड नहीं है, वो डिमांड लॉकडाउन डिमांड है कि भाई लॉकडाउन के कारण हमने उस डिमांड को एक तरीके से पोस्टपोन किया। जो डिमांड जनवरी महीने में होने वाली थी वो अगले साल जनवरी महीने में आई। तो हो सकता है वो डिमांड हमें टेम्परेरीली अट्रैक्ट करे कि हाँ ये डिमांड देखो बढ़ रही है, तो इस डिमांड को हम पॉजिटिवली देखना चाहिए, देखना भी चाहिए। परंतु उसके पक्ष उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए कि क्या ये डिमांड, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये जो अन्य कारण है डिमांड के, कि अगर जनसंख्या के कारण डिमांड बढ़ रही है तो हमारे को इसमें हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की अंदर सिस्टम की कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर वो स्टैगर्ड डिमांड है, रुकी हुई डिमांड है, तो उसमें भी हमें कोई बहुत गर्व करने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि वो डिमांड आय बढ़ने से हो रही है, अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है और उनके पास रोजगार के बेहतर साधन है, तो निश्चित रूप से वो कंज्यूमर डिमांड हमारे लिए एक बेहतर डिमांड है। परंतु यहाँ ये क्लियर नहीं है कि ये डिमांड किस कारण से बढ़ रही है। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे बढ़ा है 2009 से 14 के बीच में। जो रोड कंस्ट्रक्शन है प्रतिदिन, वो कार्य भी पहले 2021 में 36 किलोमीटर प्रतिदिन हो पाया, जो कि 19-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन था, जो कि लगभग 30% से अधिक की ग्रोथ हम जो सड़क बनाने की हमारी क्षमता है उसमें देख पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो क्षमता है उसे देख पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट, ठीक है, जो ओवरऑल प्रॉफिट टू सेल रेशियो क्या हुआ? ये क्या होता है? जितना सेल हो रहा है उतना प्रॉफिट भी हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि हमारी जो हम जब कोई भी बिजनेस काम करता है तो कुछ सेल करता है, उसके कुछ सेल्स होते हैं। लेट से हमने एक साल में 1 करोड़ रुपए का सेल किया। अब 1 करोड़ रुपए के सेल में हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ? सारा पैसा तो प्रॉफिट नहीं होगा, जितना सेल होगा वो सारा प्रॉफिट होगा क्या? वो सारी हमारी प्रॉफिट हो सकता है? नो सर। नो सर। उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे सेल्स में से प्रॉफिट निकालना है कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, तो क्या फॉर्मूला होता था स्कूल में? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। तो जो मेरी कॉस्ट पड़ी, क्योंकि ये सेल करने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट भी तो करनी पड़ी, मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा होगा, मुझे वर्कर्स को तनख्वाह देना पड़ा होगा, मुझे एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्चा करना पड़ा होगा, मुझे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, बहुत सारा खर्चा मुझे करना पड़ेगा, तब मुझे ये सेल हासिल की होगी। तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की सेल आपने की, परंतु 90 लाख रुपया
आपका खर्चा हो गया, तो आपका प्रॉफिट टू सेल रेशियो कितना हो गया? प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख रुपए बस। 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट टू सेल रेशियो कितना हुआ? 10%। 10%। लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, ठीक है। तो 10% हमारा प्रॉफिट टू सेल रेशियो हुआ। ये प्रॉफिट टू सेल रेशियो अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग परिस्थितियों में, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जब हम बोलते हैं इट इज हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस, इसका क्या मतलब होता है? जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो। ज्यादा मतलब कॉस्ट प्राइस कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा हो। ज्यादा हो, जिसमें लागत हमारी कम लगे और हमें जो फायदा मुनाफा हो वो ज्यादा हो, इस तरीके के बिजनेस को हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बोलते हैं। तो कई सारे बिजनेस होते हैं हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं, सभी बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे मतलब हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस का मतलब हुआ ऐसे बिजनेस जिसमें प्रॉफिट टू सेल रेशियो ज्यादा हो। मान लीजिए ये हमने 90 लाख रुपए खर्च ना करके 85 लाख रुपया खर्चा किया होता, कॉस्ट हमारी 85 लाख पड़ी होती, सेल हमारी 1 लाख की हो जाती, तब हमारा प्रॉफिट कितना हो जाता? 15 लाख। 50 लाख। 1 हाँ। करोड़ कमाया, 50 लाख रुपया खर्चा किया, तो 50 लाख रुपया बच गया, प्रॉफिट हो गया। मेरा प्रॉफिट टू सेल रेशियो कितना हो गया? 50%। हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। तो ये प्रॉफिट टू सेल रेशियो है, और गवर्नमेंट का कहना ये है कि हमारे जो कॉर्पोरेट है, जो कंपनियां हैं, जो बिजनेस हैं, उनका प्रॉफिट टू सेल रेशियो इस समय पर 21-20 में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। करीब हाईएस्ट पर है 10.6% हो गया है जुलाई सितंबर क्वार्टर में। ठीक है, तो उसके बाद हमारे जो ग्रोथ फैक्टर में, ठीक है, इसमें सरकार का अपना कहना है कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। 14 सेक्टर्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जोड़ा जा रहा है, जिससे कि, और दूसरा काम किया जा रहा है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन लिंक कॉस्ट के अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट को घटाया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस करना मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को घटाना। ये सीमा शुल्क होता है क्या सर? नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब जैसे कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कोई भी चीज हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें हमें कुछ ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन। अब सरल उदाहरण में देखें तो बैंकिंग में जैसे आप गए, बैंकिंग मतलब मान लो एक मैं सिंपल ट्रांजैक्शन का उदाहरण देता हूँ। मुझे अपने घर में, बिहार में रहता हूँ, मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ, मेरे माता पिता बिहार में रहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो मैं उनकी सहायता के लिए प्रति महीना कुछ पैसा भेजता हूँ। जैसे मैं 10,000 रुपया हर महीने उनको भेजता हूँ ताकि वो अपना घर खर्च चला सकें। अब ये 10,000 रुपये भेजने का ये एक ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन है। इस 10,000 रुपया भेजने का कितना खर्चा लगेगा? अगर मैं सिस्टम की बात करूं, मैं बताता हूं आपको। जैसे मनी ऑर्डर, पुराना एक सिस्टम होता था, आज से करीब 20 साल पहले ये चलता था, काफी पुराना सिस्टम है। आप लोगों ने ये शब्द जरूर सुना होगा कि मनी ऑर्डर आया है, पहले और कोई साधन था भी नहीं। तो मनी ऑर्डर में क्या होता है? पैसे एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, जिसपे कुछ पैसे कटते हैं, लगते हैं।
कौन कौन करता है ये काम? बैंक पोस्ट ऑफिस करते हैं। पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक ऐसा विभाग है जो पूरे देश में, भारत में अब तो ये सब बहुत सारी डिजिटल क्रांति, बैंकिंग और सब कुछ हो गया है, पर अब से 20 साल 30 साल पहले तक ऐसी स्थिति नहीं थी। जो है पोस्ट ऑफिस एक ऐसा विभाग था जिसकी उपस्थिति लगभग भारत में सब जगह पर थी। तो पोस्ट ऑफिस को ये काम दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति पैसा अपने घर भेजना चाहता है तो आप उस काम को करिए। तो वो मनी ऑर्डर, इसको बोला जाता था मनी ऑर्डर। तो अगर मुझे 10,000 रुपया भेजना है, और परंतु उसमें फीस बहुत होती थी, 100 रुपए पर 5 रुपए फीस लगती थी। 100 रुपया भेजेंगे तो 5 रुपया आपको कट जाएगा, आपको देना होगा। तो अगर मुझे 10,000 रुपया भेजना है तो मुझे कितनी फीस देनी पड़ेगी? 500। 500 रुपया। तो मुझे 10,500 रुपये बैंक उसमें जमा करने हैं इसमें अब पोस्ट ऑफिस में। तो वो मेरे घर पर 10,000 रुपये पहुंचाते हैं। तो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी हो गई? 500 रुपये मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई। अमाउंट तो मेरा 10,000, मेरी ट्रांजैक्शन तो 10,000 की है, परंतु ये मेरी कीमत है। उसके बाद क्या, फिर कुछ और नए सिस्टम आए कि चलो बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट से भेज दो, अब पेरेंट्स वहां पे खाते में डाल देंगे पैसा। डिमांड ड्राफ्ट पे भी फीस लगती है बनाने की, तो लेट से उसमें 100 रुपया फीस लगती है। तो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी हो गई डिमांड ड्राफ्ट बनाकर भेजने में, और डाक वाक लगा दी तो 100 रुपये हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई। और क्या हो सकता है इसके अलावा साधन हमारे पास? सो नेफ्ट। नेट। अब नेट में कितना खर्चा आएगा? सर नेफ्ट में सर वो 50-60 रुपए लेते हैं लोग, लेकिन सेम रहना चाहिए सर बैंक वगैरह। 50-60 रुपए में भी हो सकते हैं अगर हम प्राइवेट से कराएं। और अगर मैं ये भीम यूपीआई और ये सब यूज करूं तो इसमें चार्ज नहीं है। 17 रुपए। हाँ, इसमें मामूली 2-3 रुपए, कभी कभी 0 रुपया भी लगता है। तो देखें, उसी 10,000 रुपए को पहुंचाने के लिए हमारी अलग अलग ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। 500 रुपए भी देना पड़ रहा है, कभी 100 रुपए भी देना पड़ा, कभी 50 रुपए भी, कभी 2-3 रुपए भी। और आज ऐसी स्थिति भी है कि आप लाखों रुपए इधर से उधर ट्रांसफर कर दो, आपको बहुत मामूली फीस, मतलब कुछ रुपए में 2-4-5 रुपए, कभी कभी 0 रुपए भी। एक अमाउंट है शायद बैंकिंग में कि इंटरनेट बैंकिंग से अगर हम अमाउंट इतना भेजते हो तो उसमें कोई फीस भी नहीं लगती है। तो ये जो खर्च है, ये खर्च हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो सरकार, परंतु खाली यही ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो सकते हैं। सर जैसे सर ये रियल एस्टेट वाला जो ब्रोकर जो हाँ, वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होता कॉस्ट है। बहुत अच्छा। आप मकान लेना चाह रहे हो, ब्रोकर ने कहा कि जी मैं 2% कमीशन लूंगा, 1% कमीशन लूंगा, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। आप तो घर लेने जा रहे हो, एक आदमी बेचना चाहता है, एक लेना चाहता है, परंतु वो बीच में अपना उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराने के लिए वो आ जाता है, तो दैट इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ऐसी कई सारी सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें इस प्रकार का एडिशनल खर्चा होता है, जिसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोला जा सकता है। तो सरकार का कहना यह है कि हमने जो है बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए हैं जिनके द्वारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अब जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है तो इससे फायदा किसको होगा? ओवरऑल बिजनेस को, क्योंकि पैसे का लेन देन ज्यादा होगा, चीजों का लेन देन ज्यादा होगा, इधर उधर चीजें ज्यादा ज्यादा चलेंगी, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत अभी कहां पर है? बता सकता है हमारी पोजीशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? किसी को नहीं पता? देख के बताओ। सर 63rd रैंक है। 63rd रैंक है। ये एक ऐसा सेक्टर है और इसको बहुत ध्यान रखिएगा, सरकार ने, इस वाली सरकार ने इस वाले क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है लगातार हमारे देश में बेहतर हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है?
बिजनेस करने के लिए जो नियम है वो उनको सरल बना देना। आसानी से हम यहाँ पर अगर कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस कितनी आसानी से कर सकता है, क्या क्या तरीके की। तो हम ग्लोबल हमारी जो रैंक थी उसमें बहुत गुणात्मक फर्क आया है। पहले हम 120-30 नंबर पे थे, जैसे बाकी क्षेत्रों में जैसे HDI और उन सब में जैसे हम थे, लगभग इसमें भी ऐसे ही थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। परंतु इस गवर्नमेंट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में डेफिनेटली बहुत फर्क आया। अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से फायदा क्या होगा? क्यों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है? क्या फायदा होगा इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से? सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट लोकल दोनों तरीके का, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों जो है हमारे देश में बढ़ेगा। विदेश से भी पूंजी आएगी और हमारे देश की कोई अगर आप में से व्यापार करना चाहेगा, कोई सोचेगा कि नहीं चलो मैं काम करता हूँ, तो उसमें हमें निश्चित रूप से लाभ होगा। और जब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारे देश में भाई ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो बढ़ेगा, हमारे देश में मतलब जो GDP है वो कम बढ़ेगी। ऑपरेशनल कॉस्ट भी लो है। हाँ, तो अब वो सब इसका हिस्सा हो गया ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, किसी भी चीज को चलाने के लिए। अच्छा तो सर, ये स्टेट वाइज भी सर ये दिखाता ना, जैसे सर उत्तर प्रदेश अभी सेकंड नंबर इस पे दिख रहा है। हाँ, वो देख सकते हैं आप। अभी ये भी एक चीज की गई थी गवर्नमेंट में, पर वो अभी थोड़ी सी पिछड़ गई है। मतलब नीति आयोग ने कार्यक्रम शुरू किया था कि जैसे हम इंटरनेशनली रैंकिंग करते हैं, हम अपने आप को पूरी दुनिया में देखते हैं कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, जिससे कि हमें रीजन मिलता है। अब जैसे हम जब बोलते हैं कि हम 131 नंबर पर HDI पर है, इसका क्या मतलब है? इससे हमें क्या देखना चाहिए? सर हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम में इंडिया 131 रैंक पे है हाँ, मतलब कुल इन द मिला के वर्ल्ड। जनरल सेंस में देखें तो हमें एज अ सिटीजन हमें ये समझना चाहिए कि भाई हमारे देश में देर इज समथिंग बैड। करीब 170 देश हैं, हम उसमें इतने नीचे क्यों हैं? हम क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे हैं? हम अपने आप को अगर ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? तो इसे जांचने का ये मौका देता है। और जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, जो रिपोर्ट कार्ड मिलती है उससे क्या फायदा होता है? प्रोग्रेस हमारे परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। हाँ, परफॉर्मेंस है तो नहीं, पर खाली पता ही नहीं चलता, पता करके क्या करना है? भाई पता सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना है सर। क्या मतलब हम बच्चों को डिस्करेज करना चाहते हैं? नहीं सर, इम्प्रूवमेंट किस लिए क्यों दी जाती है रिपोर्ट कार्ड? स्कोप को इम्प्रूव करना, हाँ, उसके स्कोप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अपने आप को हमें पता चलना चाहिए हम कहाँ पर हैं, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि यार देखो ये लड़का, जैसे अब स्कूल में होता था, क्या होता था भाई, किसी बच्चे के नंबर आए 95%, हमारे आए 75%, तो इससे हमें ये पता चलता है यार किसी के 90-95% आ सकते हैं, तो मैं भी अगर थोड़ी मेहनत करूंगा तो मेरे भी नंबर बढ़ सकते हैं, है ना। खासतौर में जब हमारे सामने कोई एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल्स का होना बहुत जरूरी होता है कि भाई जब ये बंदा कर सकता है कोई काम तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और ये हमारे भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना को लेकर आता है। तो हमारे यहाँ जैसे रिपोर्ट कार्ड को देखने का तरीका है, उसमें थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। रिपोर्ट कार्ड का मतलब जो पर्पस है वो ये है कि आपकी स्थिति कहाँ पर है और आप अपने आप को एक प्रतिस्पर्धात्मक मॉडल में लेकर आओ कि भाई आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी अच्छा कर सकते हो। कुछ सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया हुआ है तो आप बाकी सब विषयों में भी अच्छा कर सकते हो अगर आप तो जिससे हमारे भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है और हमें अपनी ओवरऑल पोजीशन, किसी बच्चे के 35% नंबर भी आए होंगे, कोई फेल भी हो गया होगा 30% पर, तो इससे क्या पता चलता है कि यार हम कितने पीछे हैं दूसरे से, और हमारे भीतर ये प्रतिस्पर्धा की भावना आनी चाहिए, नहीं यार हमें ये भी अच्छा करना चाहिए। तो हम एज अ सिटीजन अगर इसको देखें तो हमारे को क्या समझना चाहिए कि यार हम यहाँ 131 नंबर पर क्यों खड़े हुए हैं, क्या कारण है? हम लोग को इस पर विचार करना चाहिए, सीरियसली विचार करना चाहिए।
सिटीजन्स को, हम नागरिकों को, हम स्टूडेंट्स को, टीचर्स को कि भाई हम क्यों 131 नंबर पर खड़े हुए हैं, क्यों हम पहले नंबर पर नहीं पहुंच सकते, क्या कारण है कि हम यहाँ पर हैं और कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, जिससे हमारे देश में भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा हो, जिसमें हमारे देश में भी लोग ज्यादा से ज्यादा बेहतर मौके उनके पास हो, एजुकेशन हो, इनकम हो, हेल्थ हो, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़े। तो ये हमारे भीतर एक प्रतिस्पर्धा का मॉडल क्रिएट करता है। तो इसी तरीके से ये सारे इंडेक्स हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने हमें ये बताया कि भाई आपके देश में कोई पैसा क्यों निवेश करेगा। जब आप 130-40 नंबर पर खड़े हुए हो तो आपके देश में कोई पैसा क्यों निवेश करेगा। भाई अगर आपके देश में कोई आएगा तो हर जगह उसे परेशानी फेस करनी पड़ेगी, लाल फीताशाही जिसको बोलते थे कि भाई ठीक है हर जगह पर कोई ना कोई परेशान करने के लिए खड़ा हुआ है, अच्छा इसमें ये लाओ, वो कागज लाओ, ये नहीं लगा हुआ है, वो नहीं लगा हुआ है। इनसे वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, कुछ काम रोजगार करना चाहता है, आप में से कोई रोजगार कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है, अब वो धक्के ही खाते रहेगा ऑफिसों के, छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे कोई बाहर से आदमी आ रहा है कहेगा यार ये तो बड़ा पागलपन का सिस्टम है, ये तो परेशान कर रहे हैं, तो वो छोड़ के भाग जाएगा, वो आपके देश में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाया। अब निश्चित रूप से इससे जो स्थिति है वो बेहतर होती है। इसी प्रकार से नीति आयोग ने भी एक सिस्टम बनाया था कि हम अपने राज्यों में भी इस तरीके का एक कंपैरिजन करें, अलग अलग राज्यों में कि कौन सा राज्य, कौन सा यूनियन टेरिटरी किस पैरामीटर में कैसा कर रहा है, उनको एक रैंक दी जाए, सफाई के लिए रैंक दी जाए, डेवलपमेंट के और तमाम पैरामीटर्स पर रैंक दिया जाए। इंडेक्सेस शुरू किए गए थे, पर मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई बहुत ज्यादा उनको सीरियसली ले रहा है। कुछ समय के लिए हुआ था, तो बाद में अभी वो थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चले गया है। तो ये हमारे लिए जो है कुछ कारण है जिसके कारण हम बेहतर कर पा रहे हैं। तो सरकार ने कहा है कि हमारे जो ग्रोथ फैक्टर हैं, जो भविष्य के ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उनमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और इम्प्रूवमेंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसको बेहतर किया जा रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान और स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म। व्हाट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये क्या चीज है? सर इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जा रहा है और 101 लाख करोड़ शायद इन्वेस्ट किया गया है। वेरी गुड। इन्वेस्ट किया नहीं गया, किया जाने का प्रस्ताव है। ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्री की पहचान की गई है कि भाई हम जो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक साथ लाकर जोड़ें और उसमें एक मैसिव अगले कितने साल, 5 साल के लिए प्रोग्राम है ना, कि इस पूरे समय में ये पैसे को निवेश करेंगे। उसे प्राइवेट सेक्टर का भी पैसा हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, तो उसको कुल मिला के ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का प्रोजेक्ट बन दिया गया है नाम। फिर मोनेटाइजेशन प्लान है और स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स टेलीकॉम सेक्टर में किए जा रहे हैं। ये कुछ बदलाव हैं जो सरकार आगे के आने के समय में देखती है कि ये बदलाव हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम सर्विस सेक्टर पर आ जाते हैं। हमारा जो सर्विस सेक्टर है, हम बहुत कितना कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी का कुल कितना हिस्सा हमें सर्विस सेक्टर से मिलता है? हमारा जीडीपी का कितना हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है? सर 53-50 से ऊपर ही 53%। 50% प्लस, 50+ मोटा मोटा इतना याद रखेंगे। ठीक है। तो हमारी जो इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारे जीडीपी का 50% हिस्सा हमें सर्विस सेक्टर से मिलता है और जो लॉकडाउन हुए थे उनके बाद में इस क्षेत्र में भी वापस रिकवरी देखने को मिल रही है। करीब 10.8% की रिकवरी
10.8% की ग्रोथ 21-22 में पहले हाफ में, फर्स्ट हाफ ऑफ 21-22 में देखने को मिली। फिर वही दोबारा बोलूंगा कि ये डबल डिजिट ग्रोथ है, और डबल डिजिट ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, बट दिस इज एक्सेप्शनल ईयर वेयर वी आर। क्या है कि पहले हम डुबकी ले चुके हैं, तो अभी हम गड्ढे से बाहर निकल रहे हैं। हमारी ग्रोथ का अगर ऐसे ग्राफ चल रहा था तो अभी हमने एक झटका लिया और अभी हम यहाँ आए हैं। तो अभी भी या तो हम इसके आसपास पहुंचे हैं पर ग्रो अभी नहीं कर पाए हैं। तो ये कोई मतलब नंबर्स अच्छे हैं, बट अभी भी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ये वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ पैंडेमिक में, सर्विस सेक्टर। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो 55% से 53% पर ही रह गई है। ग्रॉस वैल्यू एडेड सर्विसेज में जो है वो करीब 8.2% अगले इस वर्ष में, पूरे वर्ष में 8.2% की दर से बढ़ने की अपेक्षा है कि इस दर से ये बढ़ेगा। ओके, ये सब कॉन्टैक्ट इंटेंसिव की कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें वो काम कर सका। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की पहचान की गई है। 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की पहचान की गई है। उसमें जैसे कि सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, एयर फ्रेट, रेल फ्रेट, ठीक है, इनको पहचान किया गया कि भाई हम किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पहुंचा सकते हैं। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसने जो है ज्यादा पैसा कैपिटल मार्केट से अर्जित किया है, बैंकिंग कैपिटल और बैंक क्रेडिट के अलावा भी। जो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है वो करीब $16.7 बिलियन का सर्विस सेक्टर में भारत के अंदर में आया है। और करीब 54%, जो इतना टोटल एफडीआई हमारे देश में आया है उसका 54% सर्विस सेक्टर में आया है, जो कि करीब 16.7% है। जो हमारी मेजर अचीवमेंट है वो है कि सर्विस एक्सपोर्ट जो है प्री पैंडेमिक लेवल से बढ़ गया है Q4 में, और करीब 21.6% की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये कुछ अचीवमेंट है। जो कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट है भारत का वो 4.1% की दर से बढ़ा है। आईटी बीपीएम सर्विसेज, ठीक है, आईटी बीपीएम सर्विसेज क्या होती हैं? What does this term mean? Information technology. Very good. BPM मतलब? Business process management. ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसको हम बीपीओ भी बोलते हैं अपनी सरल भाषा में। ठीक, तो ये जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज हैं ये भारत में लगातार बढ़ी हैं, और इसका रेवेन्यू करीब $194 बिलियन पहुंच गया है, जिसमें करीब 1.3 लाख एम्प्लॉयज को, 38 लाख एम्प्लॉयज को इसमें जोड़ा गया है। भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम यूएस और चाइना के बाद इस क्षेत्र में बन गया है। इसमें कई सारे नए स्टार्टअप्स भारत में आए हैं। करीब 14,000 नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं 2021-22 में। 44 जो स्टार्टअप्स हैं उनको यूनिकॉर्न स्टेटस 2021 में प्राप्त हुआ है 44 इंडियन स्टार्टअप्स को। भारत के अंदर में जो पेटेंट फाइल है, ठीक है, पेटेंट जो किए गए हैं सर, हाँ जी सर, यूनिकॉर्न स्टेटस और एंजल जो स्टार्टअप है वो अलग अलग होता है क्या? नहीं, अलग होता है। यूनिकॉर्न बताओ, किसी को पता है यूनिकॉर्न? व्हाट इज यूनिकॉर्न? व्हाट इज एंजल? चलो एंजल पहले बात कर लेते हैं। एंजल
वेंचर कैपिटल, ये क्या चीज होते हैं? एंजल फंड होता है वेंचर। यस सर, ये न्यू जो स्टार्टअप जो लगाते हैं उनको देते हैं एंजल फंड और वेंचर कैपिटल। ठीक है, जैसे कोई नई कंपनी आप में से कोई सोचे, और इनफैक्ट मैं हमेशा एनकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई आपका काम होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई हमें तो नौकरी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हम स्टार्टअप्स की ओर जा सकते, क्यों नहीं हम अपने काम की ओर बढ़ सकते। और जैसे अभी जो बिजनेस स्कूल की बात हुई थी उसमें यही काम है कि क्यों हम लगातार इन नौकरियों के चक्कर में फंसे रहेंगे, कब तक फंसे रहेंगे। हम एज अ सिटीजन हम ये नहीं छोड़ सकते कि भाई ठीक है सरकार की ही जिम्मेदारी है, सरकार जो कुछ करना है वही सरकार ने करना है, हमारा काम सरकार को या सिस्टम को गालियां देने का नहीं, ऐसा नहीं है। वी हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस नेशन। ठीक है, वी हैव राइट्स देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और स्टार्टअप करना, अपने बिजनेस को लगाना, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिग फुलफिलमेंट ऑफ पे बैक टू सोसाइटी। क्योंकि आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो अगर आप कोई बिजनेस में जा रहा है, स्टार्टअप लगा रहा है। अगर आप सक्सेसफुल और एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ स्टार्टअप लगाते हो, शुरू करते हो, अच्छा करते हो, तो आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। और उस भार का कुछ हिस्सा देश के ऊपर जो वजन है उसका कुछ हिस्सा आप भी अपने लिए उठा रहे हो, जिसमें आप अपने लिए काम कर रहे हो और देश के लिए काम कर रहे हो। तो हमारे ये जो ऐसे स्टार्टअप्स जो होते हैं कि भाई अब जैसे मतलब क्यों हम मैं वो डांस स्कूल जो है क्यों उस पर काम करना चाहता हूँ, क्यों मैं इसके लिए ईगर हूँ, क्यों इतनी मेहनत करनी है उसके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप में से जो भी अगर उसमें से बढ़ के आगे कुछ करता है, जो भी बच्चे से जुड़े रहेंगे, वो एक बहुत बड़ी सर्विस, नेशनल सर्विस करेंगे अपने लिए भी और औरों के लिए भी। अब जो नए स्टार्टअप्स आते हैं उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? कोई भी अगर आप कैपिटल का, आपके पास टैलेंट है, आप में से सभी बहुत होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, परंतु सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आएगी वो है कैपिटल की, कि भाई आपको पैसा कहाँ है। बिजनेस करने के लिए चाहिए पैसा, पैसा आपके पास है नहीं, बाकी सब कुछ है, आइडियाज हैं, मेहनत करने की कैपेसिटी है, हार्ड वर्किंग हो, सब कुछ है, बट प्रॉब्लम इज फंड। अब ये फंड आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक कहेगा नहीं 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 हम नहीं दे सकते, आप यू आर अ रिस्की पर्सन। तो बैंक को क्या पता कि भाई आप कैसे इंसान हो सकता है भाई आप, हो सकता है आप अच्छे हो, पर बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर भी घूमते रहते हैं, वो भी कहेंगे नहीं हमें भी दे दो, हम भी, और लेके भाग जाएंगे। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनली, ऐसे स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एंजल फंड का कॉन्सेप्ट आया कि हम एंजल फंड बनाएंगे, ऐसा वेंचर कैपिटल बनाएंगे। ऐसे लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि इन स्टार्टअप में जो रिटर्न भी आता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टअप में, और अगर उसमें से जो रिटर्न आएगा, जैसे मानो कि गूगल शुरू हुआ और आपने गूगल को पैसा दिया, कोई भी छोटा स्टार्टअप शुरू हुआ, आपने उसमें पैसा लगाया, आपने कहा कि ठीक है ऐसा है 10% शेयर मेरे ले लो गूगल में। ठीक, अब 10% जब गूगल बना होगा तो उसकी कीमत कितनी होगी? बहुत मामूली सी होगी। ठीक है, हो सकता है $1-2 लाख में उसने 10% शेयर ले लिए होंगे। आज उसके 10% शेयर की उसकी कितनी कीमत होगी जिसने उस फंड को उसमें पैसा लगाया होगा? हो सकता है लाखों डॉलर, बहुत मतलब करोड़ों से भी बड़ा। मतलब आज के समय में जो गूगल के शेयर की कीमत होगी, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें अगर आपका 10% हिस्सा है तो दैट इज अनइमेजिनेबल, बियॉन्ड। और उस आदमी ने कुछ नहीं किया, एक रिस्क लिया, एक दाव खेला, ऐसे बच्चों पे दाव खेला जिसमें उसे लगा कि हाँ इनमें प्रतिभा है, ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, वैल्यू वाला चीज बना सकते हैं। उसने पैसा लगाया और वो पैसा लगाने से आज वो जो है कहीं से कहीं पहुंच गया। तो ये जो है आइडिया होता है, ये एंजल फंड कहलाता है या वेंचर कहलाता है। हाँ जी सर, जैसे मतलब एंजल इन्वेस्टर जो सर जैसे ये व्यक्तिगत हो, मतलब व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए होते हैं, तो क्या वेंचर कैपिटलिस्ट में ये व्यक्तिगत नहीं होता है क्या सर?
व्यक्तिगत बोलेंगे तो दोबारा समझा, मैं समझा नहीं। मतलब जैसे एंजल इन्वेस्टर व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति होता है, हाँ, जो खुद इंडिविजुअल हो पैसा सकता है, कोई उद्यम में कंपनी हो लगाते हैं। सकती है, कोई बैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता तो है, कोई क्या इंडिविजुअल। सर वेंचर, सर इसमें लेकिन सर वेंचर कैपिटलिज्म में ऐसा है? कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपकी एक कंपनी हो सकती है जो शेयर में इन्वेस्ट करती है, तो वो ऐसे किसी कंपनी के शेयर ले लेती है जो बिल्कुल आज बन रही है, वो भी क्या पीछे वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब हुआ ऐसा कैपिटल, वेंचर मतलब एडवेंचर से, ये शब्द जो यहाँ से आया एडवेंचर से, क्योंकि इसमें अब भाई, अब ये भी हो सकता है कि गूगल की कंपनी में किसी आदमी ने $2 लाख लगाए। अब $2 लाख भी तो बड़ी रकम होगी, $1 लाख भी तो बड़ी रकम होगी। अब गूगल हमारे कोई जैसा फ्रॉडस्टर भाई भारत में से जैसे दुनिया भर के फ्रॉडस्टर घूम रहे हैं, तो वो $1 लाख उसके डूब गए, जीरो हो गए, तो इट्स हाईली रिस्की, इट्स वेरी रिस्की बिजनेस। ठीक है, हो सकता है आपके 1 लाख के पता नहीं कितने लाख बन जाएं, और ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल जीरो हो जाए। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वेंचर, यानी कि एडवेंचर कैपिटल है ये। वेंचर है, इसमें आप किसी एक नई बिल्कुल टेरिटरी में जा रहे हैं, आपको नहीं पता वहां क्या होगा। हो सकता है आप बिल्कुल जीरो हो जाए, हो सकता है आप आसमान पर पहुंच जाए। दूसरे तरीके से दूसरा नाम इसी चीज को एंजल फंड भी बोला गया। एंजल मतलब अब ऐसा कोई स्टार्टअप है जो करना चाहता है, उसके लिए तो ये फरिश्ता ही हो गया ना, एंजल का मतलब फरिश्ता होता है। ठीक, तो उसके लिए फरिश्ता हो गया भाई, ऐसा बच्चा जो कैपेबल है, लायक है, सब कुछ है, परंतु उसके पास पैसा नहीं है, उसे कोई पैसा दे दे रहा है, तो उसके लिए तो फरिश्ता है भाई। ठीक है, ये महान आदमी है, इसने मेरे को $1 लाख दे दिए, मेरा तो इससे बिजनेस। अब अगर वो $1 लाख की वैल्यू, जो गूगल के मेकर, क्या क्या नाम है उनका, गूगल बनाने वालों का, दो आदमी है ना, सर सुंदर पिचाई तो बाबा। सीईओ है। सीईओ, मैं जिन्होंने बनाया उसकी बात कर रहा हूँ। सर ट्विंस सर ब्रदर अल्फाबेट है कोई? नहीं, अल्फाबेट उनकी कंपनी का नाम था जो उन्होंने बनाई थी। चल नाम ढूंढ। सर कुछ हैनिया से करके है। क्या नाम है? सर अल्फाबेट। लैरी पेज, आई थिंक लैरी पेज और हाँ, लैरी सर्जे। पेज और सरजी, हाँ ये है लैरी पेज एंड सरजी ब्रीन। हाँ, तो ये दो लोग थे, दो बंदे थे आपके जैसे, जो 20-25 साल में जिन्होंने गूगल शुरू किया था। आज गूगल आसमान पर है। जुकरबर्ग ने फेसबुक शुरू किया था। अब अगर लैरी पेज और सरजी इसके तरफ से देखें, तो इसके लिए तो भाई ये जो आदमी जिसने उनको $1 लाख दिए होंगे, वो फरिश्ता ही हो गया, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो उनका बिजनेस आइडिया वहीं का वहीं घूमता रहेगा, चाहे वो कितने भी होशियार हो, कितना भी बढ़िया उनका बिजनेस आइडिया हो, बट यूजलेस है, तो वो कुछ नहीं कर सकते अब। तो ये जो है एंजल फंड और वेंचर कैपिटल का आइडिया होता है। इसी में जो है ये कॉन्सेप्ट दिया गया है यूनिकॉर्न्स का। ऐसे स्टार्टअप जो इंडिविजुअल अकेले दम पर आगे बढ़े हैं, इसका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, मुझे अभी पता नहीं है कि एग्जैक्टली कुछ नंबर भी है कि इतना जिन्होंने अपना कीमत बढ़ाया है, जिसका टर्नओवर इतना हुआ है, कुछ वैल्यू है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी वैल्यू है, पर जिन्होंने अपने बिजनेस को, मतलब स्टार्टअप तो बहुत सारे 14,000 स्टार्टअप खुले, पर ज्यादातर स्टार्टअप 99% स्टार्टअप क्या होंगे, they will fail. Only 1% of startup will survive, but some of these startups will do excellent. जैसे 44 वो है, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स मैं देखता हूँ, आप अगर ध्यान से देखेंगे, लिशियस करके अगर आप लोग जानते हो, फ्लिपकार्ट। यस सर, वो यस एक नॉन वेज की वैसी लड़की है, और 3-4-5 साल पहले शुरू हुआ था। बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जिसमें बहुत सारे आइडियाज हमें भी रहते हैं। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बार बार बोलते रहता हूँ कि भाई देखो, इस समय बैटरी में कोई जाएगा और कोई बैटरी में काम करना शुरू कर दे, स्काई इज द लिमिट। पर हमारे पास से लोग होने चाहिए कि जो तैयार हों, इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हों कि हाँ हम करें। आने वाले समय में, अगले 10 सालों में
आज मतलब अगले 10 महीने में 7 से 8 साल बोल रहा हूँ, 7 to 8 ईयर्स में 2030 जब आएगा तो भारत में आज जो है इक्का दुक्का इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखते हैं। 8 सालों बाद आपको 90% इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखेंगे, 90% ऑफ व्हीकल। और भारत के अंदर में करीब 10 से 15 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो टोटल व्हीकल है 15-20 करोड़ हमारे देश में व्हीकल्स है। ये 15-20 करोड़ व्हीकल्स में कितनी बड़ी बैटरीज और कितना बड़ा इसका बिजनेस वो है, मतलब पोटेंशियल है, वो हम नहीं सोच सकते। बट हमें उस ओर जाना होगा, हमें उस ओर रिस्क लेना होगा। यस, आई एम रेडी टू टेक दिस रिस्क, आई एम रेडी टू गो ऑन दैट पाथ। ये काम हमें करना होगा। खाली हम बात करने से नहीं, जैसे ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। अब जो लोग इन एरियाज में जाएंगे वो अच्छा कर जाएंगे, जो लोग हमारे जैसे लेथार्जिक रहेंगे तो वो रह जाएंगे। हम दूसरों की कहानियां ही पढ़ते रहेंगे। सर उसका क्राइटेरिया है सर $1 बिलियन सर। क्या क्या सर उसमें बताया था ना सर, स्टार्टअप दैट रीचेज अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। $1 बिलियन। यस सर, यूनिकॉर्न का क्राइटेरिया। उनको अगर यूनिकॉर्न का क्राइटेरिया देने के लिए $1 बिलियन का उनका टर्नओवर होना चाहिए, तब उनको यूनिकॉर्न का स्टेटस दिया जाता है। तो भारत के 44 इंडियन स्टार्टअप्स ने ये $1 बिलियन है, पक्का, मिलियन तो नहीं है, मिलियन। एक बार चेक करो यार, 1 बिलियन बड़ा नंबर होता है। सर बिलियन सर $1 बिलियन है सर, ये बिलियन है, फिर ठीक है। ये सर तो मतलब $1 बिलियन कितना पैसा होता है जानते हो आप लोग? करीब 1000। हाँ, कन्वर्ट करो, बताओ बताओ शाबाश, बोलो बोलो, रुक क्यों गए? सर 100 सर 1 बिलियन इक्वल टू होता है 100 करोड़ का 100 करोड़, और इंडियन रुपीस में करोगे तो कितना हो जाएगा? 7500 करोड़ रुपया, 7500 करोड़, 1 अरब INR। कितना सर, पैसा है? 1 अरब होगा। 1 अरब मतलब 100 करोड़। तो 75 अरब रुपया या 7500 करोड़ रुपया, इतना बड़ा बिजनेस। मतलब ये हमारी जो इंडिया की, इसीलिए मैं कह रहा था कि नंबर चेक कर लो, क्योंकि इंडिया की जो बड़ी कंपनियां भी हैं उनका टर्नओवर 7500 करोड़ नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। तो इतना बड़ा स्टेटस ये इन 44 इंडियन स्टार्टअप्स ने अचीव किया है। अब फिर भी मैं बोलूंगा कि एक बार ये नंबर हम दोबारा से भी चेक करेंगे एक बार कि क्या ये $1 बिलियन ही है। हो सकता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो नंबर अलग हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि यूनिकॉर्न स्टेटस हम कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को जिन्होंने अकेले दम पर आगे बढ़कर जो है ये इतना बड़ा स्टेटस हासिल किया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो हमारे जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, हमारे ऐसे बहुत से वर्ग हैं जो इस पूरे पैंडेमिक के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए नेशनल कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया गया, जिसके लिए 35,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन वैक्सीन के लिए किया गया। इसके अलावा तरह तरह की टेक्नोलॉजी जैसे आरोग्य सेतु, कोविन ऐप, ये सब बनाया गया। वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए प्रोग्राम बनाया गया, हर घर दस्तक, ये याद रखना, हर घर दस्तक इज रिलेटेड टू, ये आपको सवाल हो सकता है, वैक्सीनेशन के लिए घर घर जाके वैक्सीन लगा, वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए। ये सवाल आपको एज इज इट एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज हर घर दस्तक? हेल्थ प्रमोशन के लिए या डिलीवरी प्रमोशन के लिए, साफ जल के लिए, व्हाटएवर, कुछ भी कहानी बनाएंगे और फिर एक उसमें से ऑप्शन ये वैक्सीन रिलेटेड होगी। तो अगर आपको ये सवाल आता है तो ध्यान रखिएगा, हर घर दस्तक इज रिलेटेड टू वैक्सीन हेजिटेंसी। व्हाट इज वैक्सीन हेजिटेंसी?
सर शुरू में सबको जो डर लगता है वैक्सीन कि लगाने से वैक्सीन डरता है। लेंगे जो तो कुछ हो जाएगा। ताकि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हमें नुकसान हो जाएगा, हमारी सेहत को खराब हो जाएगा, तो हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इसे बोलते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। इसको रोकने के लिए हर घर दस्तक कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, ये कुछ इनिशिएटिव हायर एजुकेशन में सरकार के अनुसार लिए गए हैं, जिससे जो हायर एजुकेशन है वो रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। हायर वोकेशनलाइजेशन, ग्रेटर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, promoting globalization of education, leveraging ICT potential in teaching and learning process for all learners। ये कुछ कहानियां हैं जो एजुकेशन में की जाएंगी, सिर्फ कहानियां हैं। सोशल सर्विसेज सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो 6.2% से बढ़कर 8.6% हो गया है, सेंटर और स्टेट का जो प्रोपोर्शन है उसे मिलाकर। ठीक है, हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ है उसके अनुसार हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR है, वो घटकर 2 रह गया है, डाउन टू 2 इन 1920, 2.2 से। तो ये हमारे लिए क्या खबर है? अगर TFR हमारा 2 रह गया है, इसका क्या मतलब हो गया? बेहतर स्थिति में नहीं, बेहतर है, पर क्या इससे इफेक्ट हो? अगर मैं आप लोगों से बोल दूं कि TFR 2 हो गया है, इससे क्या हमारे लिए कुछ काम की खबर है? ये हमारी आबादी स्थिर हो जाएगी, अब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हम अचीव कर लेंगे। जितनी आबादी है, अगर 140 करोड़ है, 45 करोड़ है होगी, तो बस अभी इतनी रहेगी, इससे बढ़ेगी नहीं। क्योंकि जितने TFR 2 का मतलब यह हुआ कि एक कपल के 2 बच्चे होना। तो जितने लोग रहेंगे, ठीक है, जो कपल है, ये कपल के मतलब 2 ही बच्चे पैदा करेंगे, जिससे कि हमारी आबादी, नेट आबादी ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि वो कपल एक समय के बाद चला जाएगा दुनिया से, 2 बच्चे उसको रिप्लेस कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट। तो हमारा उतने ही बच्चे पैदा हो रहे हैं जितने लोग जा रहे हैं। तो ये 2 हमारे लिए एक ठीक खबर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और इंस्टीट्यूशनल बर्थ के मामले में हमने सबने अच्छा किया है। हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, वो 27.1% हो गया है। हमारा स्कूल एनरोलमेंट रेशियो और ड्रॉप आउट रेशियो घट गया है, स्कूल एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया है। जल जीवन स्कीम में हर जल 83 डिस्ट्रिक्ट को हर घर जल, हर घर जल, अभी था हमने हर घर दस्तक, ये है हर घर जल। ये एक ऐसी योजना है जिसमें सभी इन 83 जिलों को में पूरी तरीके से जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो प्रोवाइड किया गया है। एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जो हमारे एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम प्री पेंडेमिक लेवल पर वापस आ गए हैं। हमारे जो रोजगार की सिचुएशन है वो वहीं पहुंच गई है जहां वो पहले थी, पेंडेमिक से पहले। जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। EPFO प्रोविडेंट फंड डाटा के अनुसार महात्मा गांधी नेशनल नरेगा योजना जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर रूरल एरियाज में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो हमारी फॉर्मल वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग है वो इम्प्रूव हुई है। जो फॉर्मल वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग है 15 से 29 साल के बच्चों के लिए और आबादी के लिए, वो लगातार बेहतर हुई है। लोगों के जो सवाल हों वो पूछ सकते हो। ट्रैकिंग डेवलपमेंट, जो सैटेलाइट इमेज और कार्टोग्राफी के द्वारा हमने बेहतर वो किया है कि हम ज़्यादा मैप मेकिंग, सैटेलाइट के जरिए से देखना, जियो स्पेशियल डाटा को ज़्यादा अच्छे तरीके से अभी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जियो स्पेशियल डाटा और कार्टोग्राफिक टेक्निक को
अपनाकर। तो इससे जियो स्पेशियल डाटा पर हमने बहुत बार चर्चा की है, उम्मीद है इसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज जियो स्पेशियल डाटा और व्हाट इज इट्स रोल इन अवर इकोनॉमी? क्या भूमिका है जियो स्पेशियल डाटा की और क्या वो हमारे लिए कर सकता है इकोनॉमी में? जीपीएस का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान? चंद्रा आप रहने दीजिए और बच्चों को बोलने देते हैं। भारती, परवीन, प्रियंका, कोई भी नहीं? चलो चंद्रा आप ही बताओ फिर। सर इसमें फर्टाइल जोन देखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि कहाँ पे पानी है, कहाँ पे फॉरेस्ट है, तो जियो स्पेशल डेटा वो होगा। जियो स्पेशल डाटा मतलब कि जो हम आसमान से सैटेलाइट से जमीन को देख सकते हैं, ठीक है, वहां से इसकी फोटो खींच सकते हैं, मैप बना सकते हैं। अब इसका एडवांटेज हमारे लिए आर्थिक रूप से ये रहता है, जैसे जीपीएस, आपने अपने फोन में जीपीएस देखा होगा, मैप देखा होगा, गूगल मैप चलाया होगा कभी ना कभी। तो आप जब उसे देखते हैं तो हम ऊपर से पूरे शहर को, पूरे दिल्ली शहर में कितना ट्रैफिक चल रहा है, वो सारी चीजों को हम देख पाते हैं। और उसे देखने से हमें क्या लाभ होगा? जैसे हम ट्रैफिक की बात करें तो ये पता चल जाता है कि कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ पर रास्ता खुला हुआ है, कहाँ से जा सकते हैं। अगर हम क्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये पता चल सकता है कि कहाँ कौन सी फसल लगी हुई है, कितने एरिया में फसल लगी हुई है, तो हमारे देश में लगभग कितना उत्पादन होगा, ठीक है। और पानी की अवेलेबिलिटी, बारिश, डिजास्टर, तरह तरह के से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको अभी मैं डिटेल नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, कुछ मेजर ऑब्जर्वेशन जो हमारे इस उसमें है वो है कि हमारा जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है वो लगभग दुगना हो गया है 2011 से 2021 के बीच में। 1,40,152 किलोमीटर का हाईवे बन गया है भारत के अंदर में। दूसरी चीज, हमारे देश में जो ऑपरेशनलाइज एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट जहां पर फ्लाइट्स आ जा रही हैं, ऑपरेशनल एयरपोर्ट, वो लगभग 2016 से 21 के बीच में दुगने हो गए हैं। आज समय पर लगभग 130 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। हमारे देश में जो बैंक की ब्रांचेस हैं, कॉमर्शियल बैंक की ब्रांचेस, वो बढ़ गई हैं। इस समय 1,22,976, 1,23,000 के आसपास बैंक ब्रांचेस हैं, जो लगभग 65% ज़्यादा है, 1.65 टाइम्स ज़्यादा है 2011 से आज तक। और जो भारत का नेट सोन एरिया है जिस पर फसल बोई जा रही है वो 1.156 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है, जो कि करीब 1.25 टाइम्स ज्यादा है 2006 से लेकर अब तक। तो हमारा जो नेट सोन एरिया जिस पर हम फसल बो रहे हैं वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। ये कुछ मेजर फाइंडिंग्स हैं जो हमारे बजट में भी दी गई थी, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में। तो अब इसके बाद हम अपने बजट पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और 9:10 पर वापस जुड़ते हैं।
हेलो। यस सर। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, 9:45 तक 9:45 तक हम क्लास को चलाएंगे। यस सर। चल, अब हम बात करते हैं बजट की। इस बार का जो हमारा बजट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बजट के संवैधानिक प्रावधान, बजट होता क्या है? सर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। वेरी गुड। हेलो सर। हाँ जी, सर हम बताएं सर। बिल्कुल बताओ। सर जो हमारे सर देश का सर जो मतलब संचय निधि में जो पैसा होता है सर, उससे आर्टिकल 112 के तहत मतलब जो गवर्नमेंट है सर, इंडियन गवर्नमेंट, वो सभी मतलब क्या करती है, सांसद से परमिशन लेती है खर्चा करने के लिए। संचय जो निधि है उसके तहत जे, और उसको मतलब कहाँ पर कितना खर्चा करना वो देता है, और सर पार्लियामेंट उनको परमिशन देता है सर। बजट हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर कम शब्दों में याद करना हो तो हमारा बही खाता है, बेसिकली हमारे देश का बही खाता है, सरकार का बही खाता है, देश का नहीं है, सरकार का। इंडियन जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। हम यूनियन बजट को पढ़ रहे हैं।
तो यूनियन बजट का जो का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आर्टिकल 112 ये निर्धारित करता है हमारे संविधान का कि हमारे जो सरकार होगी, क्यों सरकार ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करती है, ना करे तो क्या हो जाएगा? सर फिर उससे मतलब आगे का किस पे कितना खर्चा कर, ये सब डेटा तो आएगा ही नहीं ना, कहाँ पे कितना पैसा हमको जा रहा है और तो क्या उससे सरकार हमको है, आउटपुट मिल रहा है। सरकार तो सरकार ऑल पावरफुल है, सरकार को क्या जरूरत है किसी को बताने की? वो कह दे कि अब राजा अकबर थोड़ा ना अपना बजट देते थे क्या? सर नहीं एक सर, तो प्लान फिर सर पे चलेंगे, और वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट दे ही, उसके लिए वो बाध्य नहीं है, वो नहीं भी दे सकती है, लेकिन एक प्लान है, प्लान ऐसा है करके कि चलती नहीं भी दे सकती, ऐसा है कि नहीं भी दे सकती? नहीं नहीं है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बिल दे सकते क्योंकि हम तो राजशाही नहीं शासन में दे रहते हैं नहीं ना। सकती है। मैं सबसे पहला सवाल, मेरे सवाल को ध्यान से सुनो, क्या सरकार को बजट प्रस्तुत करना जरूरी है? हाँ यस मेरे या सर, समझ बाध्यता नहीं है। यस सर, बाध्यता नहीं है? हाँ और नहीं। दीपक कहते हैं कि नहीं। ओके, और कोई सर लोग? है सर, हाँ सर हम कह रहे हैं सर, है, यस सर, ये है। क्यों यस बात है? सर, यस सर है क्यों सर। बात? ये सर शुरू से जब हमारा देश उसमें हुआ सर, जब यहाँ राजशाही शासन तो है नहीं सर, हमको मतलब हम मतलब चुन के गवर्नमेंट को जो बनाते हैं तो उस पे क्या खर्चा अच्छा, क्या इसकी जानकारी। अगर तुम्हारी बात को मान लेता हूँ कि क्यों है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब अगर सरकार ना दे तो क्या करोगे? सर ये सर तो सर सर ये 2000 कॉन्स्टिट्यूशनल सर एक उसका प्रोविजन है, तो ये चंद्रा, देना ही पड़ेगा उनको। हाँ सर चंद्रा, देना पड़ेगा सर, प्लस ऐसे नहीं ये देना पड़ेगा तो कोई जबरदस्ती नहीं मानता मैं आपकी बात को, बोलूं तब नहीं देता क्या करोगे? कोई नहीं देखो, तो सर ये संविधान हमारा अधिकार देता है ना उनको, मतलब ये मतलब जो हमारे कहाँ संविधान पर, में जो प्रोविजन बना है उसके तहत। कहाँ पर, कौन सा प्रावधान, नाम बताओ, किस प्रावधान के अंदर? चंद्रा, कौन से प्रावधान के अंदर, कहाँ है वो सर प्रावधान? आर्टिकल 112। 112? तुम लोग देख नहीं रहे हो? पहला ही आर्टिकल लिखा हुआ है, कैसे पढ़ रहे हो? ये सर 112। ये आर्टिकल 112 कहता ही है ये। दीपक ऐसा नहीं है, सरकार बाध्य है। मेरे सरकार कहने का अगर, ये है ना सर, कि सरकार बाध्य ये नहीं है कि वो पब्लिक करे, सरकार ये है कि अपने सांसद में उसको रख सकती है, लेकिन नहीं ये नहीं जरूरी रख नहीं कि सकती, पब्लिक करे। सकती नहीं है, यहाँ क्लियर रहो। इट्स नॉट रख सकना, उसे रखना ही होगा, उसके पास एक्सेप्शन नहीं है, उसको दे आर सपोज टू पुट, बिना उसकी स्वीकृति के वो करेंगे नहीं। अब अगले हिस्से में बात करूंगा कि अगर मान लो सरकार ना करे तो क्या होगा। ठीक है, पहले तो ये वापस समझ लेते हैं कि ये सिस्टम है क्या, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि ये इशू नहीं सर आएगा, क्योंकि ये इशू क्रॉप अप हुआ है, थोड़ा बहुत डाउट है। तो देखो, वापस हम अपने सर सिस्टम पर चलते हैं, रुक जाओ आप, ठीक है सर, रुकते हैं। देखो, वापस हम अपने सिस्टम पर चलते हैं। हमारे सिस्टम में हम, आपने बोला था राजशाही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, हम राजशाही नहीं है। तो आखिर हम हैं क्या? हम डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी कैसे चलता है? लोकतंत्र को, लोकतंत्र में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो सेल्फ रेगुलेटेड हो। लोकतंत्र एक, जो भारत का सिस्टम है वो ऐसा लोकतंत्र है जो सेल्फ रेगुलेटेड है, जिसमें अपने आप चेक एंड बैलेंस है। वो चेक एंड बैलेंस क्या चीज है? वो चेक एंड बैलेंस है, हमने पूरे सरकार को 3 हिस्सों में बांट दिया है। हमने सरकार को, जिसको हम सरकार बोलते हैं, उस सरकार को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी धीरे धीरे होती जा रही है कि हम सरकार को एक ही हिस्से को सरकार बोलते हैं, जो कि बिल्कुल फैक्चुअली गलत है। सरकार का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम स्टेट बोलते हैं, राज्य जिसको बोलेंगे, राज्य के 3 हिस्से हैं। वैसे तो और भी हिस्से हैं, पर 3 संवैधानिक हिस्से हैं। कौन कौन से 3 संवैधानिक हिस्से हैं? लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, मैं थोड़ी सी पॉलिटी भी यहाँ पे शुरू कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो हमारी जो सरकार है, हम जिसको राज्य बोलते हैं, वो बेसिकली ये सारी चीज, इसके बियॉन्ड भी है। जैसे हम इसमें मीडिया को भी डाल सकते हैं,
मीडिया सर चौथा स्तंभ मीडिया। चौथा स्तंभ बोल सकते हैं उसको, वो भी एक स्तंभ है, वो भी सरकार का हिस्सा, राज्य का हिस्सा है। और अभी के लिए उसमें नहीं जाते हैं, हम केवल इनको रखते हैं। ये तीनों संवैधानिक रूप से, संविधान जो जिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं उसके अंतर्गत इन तीनों, ये तीनों मिलकर सरकार है, ये तीनों जुड़कर सरकार बनते हैं। आइसोलेशन में कोई सरकार या राज्य नहीं है। हमारा राज्य जो है, हमारा स्टेट इन तीन चीजों से मिलकर चलता है। अब ये सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि भाई तीन अलग अलग पावर्स है, पावर सेंटर है, तीन पावर सेंटर्स है, ठीक है। एक पावर सेंटर एग्जीक्यूटिव है। अब आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एग्जीक्यूटिव ने बाकी दोनों की पावर को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है और ओवरराइड कर लिया है। तो एग्जीक्यूटिव में हमारे होते हैं मिनिस्टर्स, जो मंत्री हैं, और ब्यूरोक्रेसी, जो आईएएस आईपीएस जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, ये लोग मिलकर एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं। हमारा जो मंत्रिमंडल है, नॉट संसद, ध्यान रखिएगा, संसद इज डिफरेंट देन एग्जीक्यूटिव। संसद में से कुछ लोगों को चुनकर मंत्री बनाया जाता है। संसद के अंदर भी इलेक्शन होता है जिसमें से एग्जीक्यूटिव बनते हैं। तो जो मंत्रिमंडल होता है वो प्लस में हमारा ब्यूरोक्रेसी, ये मिलकर हमारा एग्जीक्यूटिव होता है। तो एग्जीक्यूटिव जरूरत से ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा वो ना हो जाए, तो हमने लोकतंत्र में एक दूसरा स्तंभ रखा है जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। हमने ये कहा है कि भाई एग्जीक्यूटिव के पास सारी पावर्स नहीं होंगी, कानून बनाने, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कानून होता है, तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? कानून बनाने की शक्ति लेजिस्लेचर के पास है, संसद के पास है। ये 540 सदस्य या 543-45 सदस्य ये मिलकर कानून बनाते हैं देश में। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करना। आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे तो आपका काम क्या रहेगा? टू एग्जीक्यूट, जो कुछ लेजिस्लेचर ने तय किया है उसको लागू करना। और इसके बाद एक और शक्ति है, वो है जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी ये देखती है कि भैया ये दोनों लोग ठीक से काम कर रहे हैं। और क्योंकि इस पूरे सेंटर से बाहर, इस सिस्टम से बाहर सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति कौन है? पीपल। सबसे महत्वपूर्ण कौन है इस पूरे इकोसिस्टम में, यूनिवर्स में? पीपल। अल्टीमेटली राज्य क्या है? राज्य लोग हैं, ठीक है। ये तो उनको चलाने के सिस्टम्स हैं, ये तीन सिस्टम हमने बनाए। अब कभी कभी हो सकता है लोगों का लेजिस्लेटर से झगड़ा हो जाए, लोगों का एग्जीक्यूटिव से झगड़ा हो जाए, या लोगों का कभी कभी जुडिशरी से भी कन्फ्लिक्ट होने लगे, या एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव से, इनके आपस में भी झगड़े हो सकते हैं। जब ये झगड़े होंगे तो क्या होगा? झगड़े होने स्वाभाविक है, हम किसी भी या लोगों के आपस में झगड़े होने लगे तो जब ये कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो उन कन्फ्लिक्ट्स को कौन देखेगा? उन कन्फ्लिक्ट को कौन सुलझाएगा? झगड़े जब होंगे आपस में, लोगों के आपस में झगड़े हो सकते हैं, लेजिस्लेचर से होते हैं, जुडिशरी, वहां पर पिक्चर में आएगी जुडिशरी। तो जुडिशरी ये फैसला करेगी कि भाई कौन सही है कौन गलत है। ये एक तीसरी शक्ति हमारे पावर सेंटर में। तो तीन पावर सेंटर हैं हमारे पूरे सिस्टम में। तो जब भी हम सरकार सोचें, जब भी हम राज्य सोचें, सबसे महत्वपूर्ण तो लोग हैं, ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं पूरे इकोसिस्टम में। जिसको हम भूल जा रहे हैं वो लोग हैं। लोग सबसे इसके केंद्र में हैं। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमने तीन पावर सेंटर्स क्रिएट कर दिए हैं। ये तीनों पावर सेंटर अपना अपना काम करते हैं। अब जो है ये पूरे सिस्टम में, अब हम बजट के कंसर्न में अगर बात करें तो बजट में क्या होता है? बजट में एग्जीक्यूटिव के पास ये शक्ति होती है, बजट अधिकार होता है कि आप अपना खर्च चलाएं, कैसे आप अपना खर्च चलाएंगे, किस तरीके से खर्चा करेंगे, ये तय करने का अधिकार किसके पास होता है? ये तय करने का अधिकार हमारे एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव खर्च करने वाली है, उसको खर्च, पर वो खर्च किस किस मद में किया जाना है, कहाँ खर्च करना है, वो अधिकार किसको प्राप्त है? क्या सरकार ये कह सकती है कि हम ये रुपया इस यहाँ खर्च करना चाहते हैं, यहाँ खर्च कर दिया, वहां खर्च करना चाहते हैं कर दिया? कर सकती है? नो सर। नो सर।
कोई इसमें अगर मान लो प्रधानमंत्री मोदी जी कहें कि नहीं मुझे 100 रुपए दे दो भाई, ठीक है, मुझे कुछ काम है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी 100 रुपए ले सकते हैं? नो नो सर। सर। टेक्निकली से नो सर। बिना संसद की अनुमति के नहीं ले सकते हैं। जब तक संसद उनको अनुमति नहीं देगी, जब तक संसद ये नहीं कहेगी कि अच्छा ठीक है जी ले लो 100 रुपए आप खर्च कर लो, ठीक है, तब तक वो 1 रुपया भी खर्चा नहीं कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव। कुछ एक्सेप्शन है उसके लिए, वो जो कंसोलिडेटेड फंड आएगा, कंटिजेंसी फंड आएगा, जब वो पढ़ेंगे तब हम उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग फंड की हम तब उस समय पर बात करेंगे। परंतु हमारी जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, मंत्रिमंडल जो है एग्जीक्यूटिव होती है, और निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्ट्री को उसमें हेड करती हैं। तो उनके पास उनको जो भी खर्चा करना है अनुमति के लिए सरकार लेजिस्लेचर से वो लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ कर दीजिए माइक्रोफोन। अच्छा, तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर यानी कि संसद के सामने एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले वो ये बताता है, तो इकोनॉमिक सर्वे क्यों प्रस्तुत किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे इसीलिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि सरकार संसद को बता सके, लेजिस्लेचर को बता सके, सरकार, मैं भी गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को ये बता सके, मंत्रिमंडल लेजिस्लेचर यानी संसद को ये बता सके कि भैया हमने आपसे पिछले साल जो पैसा लिया था उसका ये खर्चा किया है। जो अभी हमने अब तक पढ़ा था वो डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए से सरकार ये बताती है कि पिछले साल आपने जो बजट पास किया था उस बजट का हमने ये खर्चा किया है, उससे ये रिजल्ट निकला, देखो हमने ये चीजें हासिल की हैं, जो हमने बताया था वो हमने उनमें ये चीजें कर दी हैं। और पहले एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे, फिर उससे अगले दिन प्रस्तुत किया जाता है यूनियन बजट, फिर यूनियन बजट प्रस्तुत किया जाता है। यूनियन बजट होता है जिसमें कि पूरा लेखा जोखा दिया जाता है कि इतने पैसे यहाँ से लिए थे, ये खर्चा किया गया, और आने वाले साल में हम ये खर्च प्रस्तावित करते हैं कि हम यहाँ पर 2000 करोड़ खर्चा करेंगे, यहाँ पे 20,000 खर्चा करेंगे, वहां पे ये पैसा खर्चा करेंगे। पूरा एक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है जो कि संसद के समक्ष रखा जाता है, और संसद जब तक उसको पास नहीं करेगी तब तक वो पैसा खर्चा किया नहीं जा सकता। तो इसे जो है हम ये सिस्टम हमें आर्टिकल 112 देता है, और इस डॉक्यूमेंट को, इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इसमें प्रपोज टैक्सेशन भी होता है कि हम आने वाले साल में ये कर लगाना चाहते हैं, ये कर घटाना चाहते हैं, जिससे कि हमें इतनी आमदनी होने की अपेक्षा है और ये आमदनी से हमें ये काम करेंगे। तो हमें टोटल कितना खर्च होगा, टोटल कितना पैसा हमारे पास आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा कहाँ को जाएगा, वो सारी बात निर्धारित की जाती है यूनियन बजट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन बजट हुआ। और यूनियन बजट इसीलिए हम कहते हैं ना बजट पास हो गया। व्हाट डज इट मीन बजट पास होना? दोनों सदनों में सर वो पारित, दोनों हाउस से, हाँ वैसे दोनों हाउस में नहीं होता क्योंकि वो एक मनी बिल होता है, तो उसमें जो केवल लोकसभा का मेन कंट्रोल है। राज्यसभा ना भी चाहे तो अपने आप पास कर लेंगे, उसका नेचर ऐसा है। वो हम जब वो पढ़ेंगे तब बात करेंगे उस पर, पॉलिटी में जब पढ़ेंगे तब हम उस पर चर्चा करेंगे क्या है उसका मूल नेचर, क्या है, जो उसे इस तरीके से बनाया गया है। परंतु कुल मिलाकर इसका उद्देश्य बजट का ये होता है जिससे देश के फाइनेंसेस पर संसद का कंट्रोल बना रहे। तो जो पूरा, क्योंकि सरकार खर्च करने वाली है, खर्च वो करेगी, पर कहाँ खर्च करना है इसकी अनुमति उसे संसद से लेनी होगी। ठीक है, और इसी डॉक्यूमेंट को हम बजट बोलते हैं, जो संसद में अभी जैसे 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, इसे 31 मार्च को, फिर अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, तब तक वो जो है जाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है जब बजट पास नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऐसे में कुछ अलग मैकेनिज्म्स हैं। तो वो बजट, फिर रेगुलर बजट बाद में आता है, और उससे पहले क्या बोलते हैं उस डॉक्यूमेंट को, जो बजट, अगर मान लो इस साल मान लो फरवरी में बजट नहीं रखा है तो उसको क्या बोलते हैं? और फिर इंटरिम बजट। इंटरिम बजट नहीं, उसके लिए एक टर्म है इंटरिम बजट, तो हम अपनी भाषा में बोल देते हैं
उसको उसका एक टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, उसको इस्तेमाल करते हैं। इंटरिम बजट नहीं, मतलब वो टेक्निकल नहीं है शब्द, एक शब्द होता है, उसको रखा जाता है। तो वो जब तक, जैसे मान लीजिए इस साल इलेक्शन होने, खासतौर में इलेक्शन के कारण ऐसा होता है ज्यादातर कि जिस साल इलेक्शन होने, जैसे इस साल फरवरी मार्च में इलेक्शन होने, तो सरकार बजट प्रस्तुत नहीं कर सकती है। तो सरकार फिर, और नई सरकार बनते बनते जनवरी, मई, जून ऐसे महीना आ जाता है। तो तब तक के लिए इंटरिम बजट जो इन्होंने कहा, पर वो टर्म इंटरिम बजट नहीं है, अंतरिम बजट पारित किया जाता है, जिसको कि बाद में जून जुलाई में रेगुलर बजट के तौर पे पास किया जाता है। सर इसके अलावा सरकार जो लास्ट ईयर में रहेगी फाइनल, जो जैसे 24 का होगा लास्ट पीरियड ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, तो जैसे आप कह रहे हो 2024 में जब ये सरकार खत्म होगी, ठीक है, तो सरकार जैसे फरवरी मार्च में बजट पास नहीं करती है, ये कन्वेंशन है हमारा, क्योंकि सरकार बदलने वाली है। 2024 में हम ये मानते हैं मई में इलेक्शन होगा, मई 2024 में इलेक्शन होगा। तो अब सरकार को ये पता है, तो एक कन्वेंशन रखी है संसद में कि भाई, क्योंकि अगले साल का बजट आप पास कर दोगे, जाने वाली सरकार ने पास कर दिया, तो वो गलत है। भाई आने वाली सरकार अपनी प्रायोरिटी खुद तय करेगी। तो एक कन्वेंशन है कि जो जाने वाली सरकार होती है वो बजट उस साल प्रस्तुत नहीं करती है, और उसका नाम मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है। तो वो जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि टेम्परेरीली, ताकि जून जुलाई तक का खर्च का पैसा संसद के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए, और उसके बाद जब नई सरकार बन जाती है, नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है, फिर वो अपना रेगुलर बजट लेकर आती है। तो वो हर 5वें साल में होता है अभी के समय में। सर इसके अलावा और कोई कंडीशन हो सकता है क्या कि बजट पास ही ना हो? अगर बजट पास नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी। अगर बजट पास नहीं होगा तो दैट अमाउंट्स टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? जब सरकार के पक्ष में उतने पर्याप्त, मतलब कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो यानी कि सरकार अल्पमत में, हिंदी में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं अल्पमत में, यानी कि उसे सरकार बने रहने का कोई अधिकार, एग्जीक्यूटिव को। सरकार, हम लोग ये जो बहुत गलत करते हैं, हो रहे हैं, मुझे आज ही मतलब ये बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो सरकार शब्द है ना, हम बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि सर पर्टिकुलर एक ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके, जबकि हमें लोगों का प्रतिनिधित्व जनता के द्वारा हो रहा है। जब भी हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, हम जब बोलते हैं ना सरकार, तब हम सरकार मतलब एग्जीक्यूटिव बोल रहे होते हैं। हमारा जैसे मोदी जी क्या है, मोदी जी इज द हेड ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव, मंत्रिमंडल के प्राइम मिनिस्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, सबसे महत्वपूर्ण मिनिस्टर है, बट ही इज अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव। तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है उसके हेड है, देश के हेड नहीं है। देश क्या है? देश में एग्जीक्यूटिव भी है, तो देश में लेजिस्लेचर भी है, देश में हमारा जुडिशरी भी है। हमारे देश के ये तीन तो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि our prime minister is the head of government? When we say government, it means राज्य, state. We are not saying वो कैसे हो सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव ने इस तरीके की धारणा बना दी है पूरे देश के अंदर में कि ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूटिव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूटिव का काम डे टू डे काम करना है, परंतु जैसे लेजिस्लेचर का अपना एक महत्वपूर्ण काम है, जुडिशरी का अपना एक महत्वपूर्ण काम है। तो हम एग्जीक्यूटिव शब्द का इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो सरकार नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो सरकार है? वो है ही नहीं। तो जो हमारे ये तीन हिस्से हैं, ये तीन हिस्से मिलकर हमारे बजट को पास करने का जो बेसिक प्रोसेस है। मान लो तो झगड़ा हो जाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा। अगर मान लो लेजिस्लेचर ने पास नहीं किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। अगर मान लो किसी उसने नहीं किया, ये कई और तरीके के पॉसिबिलिटीज सोचते हैं। मान लो बजट पास नहीं हो पाया या बजट प्रस्तुत ही नहीं किया, तब क्या हो जाएगा? अगर मान लो सरकार कोई कह दे, कोई फाइनेंस मिनिस्टर या कोई एग्जीक्यूटिव ऐसी आ जाए, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मतलब, या
जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कहेगी नहीं हम नहीं बजट प्रस्तुत करते, तब क्या होगा सोचो। सर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया जा सकता है। नहीं, उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसके पास है, पर वो प्रस्तुत नहीं कर रही, तब बताओ। जुडिशरी के पास जीरो जाएंगे। बजट नहीं, सबसे पहला तो अगले साल का बजट उनके पास अनुमोदित नहीं होगा, वो एग्जीक्यूटिव पैसा खर्च नहीं कर पाएगी भाई। उसके पास मार्च तक का ही तो पैसा है, मार्च 2022 तक का। जैसे मान लो इस साल में सरकार को कह देती कि जी नहीं हम नहीं बजट प्रस्तुत करते, करो जो करना है आपको, तो क्या होगा। तो जो अनुमति है, जो अनुमोदन है, वो केवल मार्च तक का ही है इस साल का। तो अगले 1 अप्रैल से सरकार के पास कोई पैसा ही नहीं बचेगा खर्च करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब इट वुड बी अ सिचुएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। कुल मिलाकर हमारे जो है स्थिति कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बन जाएगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है कि भैया आपको ये काम करना है और ऐसे ही करना है। अच्छा, जो बजट बनाने का काम होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये इसके लिए नोडल बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके लिए नोडल बॉडी होती है जो बजट बनाती है। और यूनियन बजट के 2 हिस्से हैं, रेवेन्यू और कैपिटल बजट। 2022-23 के बजट में जो बात की गई और उसमें एक ब्लूप्रिंट दिया गया है, एक खाका बनाया गया है अमृत काल का। अगले 25 साल के लिए अमृत काल नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि 25 साल में हम ये अमृत काल ये करेंगे, जब भारत 75 से 100 साल की ओर जाएगा। भारत के 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो उससे वो अब भारत 100वें साल की ओर जब जाएगा तो उसके लिए 25 साल का खाका दिया गया है। और इसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ है उसको माइक्रो इकोनॉमिक लेवल ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर के साथ में जोड़ा जाएगा, उससे कनेक्ट किया जाएगा। इसमें जो हमारे अमृतकाल है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें जो मुख्य चीजें हैं, नंबर 1 ग्रोथ पर पूरा जोर देना और इंक्लूसिव वेलफेयर पर जोर देना, ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर पर पूरा जोर लगाना। टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, टेक्नोलॉजी एनेबल डेवलपमेंट को, एनर्जी ट्रांजिशन को और क्लाइमेट एक्शन को, इन पर जोर देना। तीसरा वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 तरीके से इसको निर्धारित किया गया कि हम ग्रोथ करेंगे, सभी का वेलफेयर करेंगे, गरीबों का गरीबी से भारत को हटाएंगे, एंड ऑल दोज जो 75 साल से कहा जा रहा है वो अगले 25 साल के लिए भी और आगे दोहरा दिया गया है कि गरीबी को हटाया जाएगा। अभी देखने की बात ये होगी बेचारी गरीबी कब तक हटेगी। सर ऑपरेटिंग बजट क्या होता है? कहाँ है ऑपरेटिंग बजट? सर टाइप्स ऑफ बजट में देखें। टाइप्स ऑफ बजट में ऑपरेटिंग बजट नाम का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ा भाई कोई। मैंने तो वही पढ़ा था जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, उसका तो अभी नाम भी याद नहीं आ रहा। सर उसे मिनी बजट कहते हैं क्या? नहीं, मिनी बजट नहीं, उसके लिए टर्म है, दूंगा मैं, देख के बता दूंगा। क्लास को रोकना ये प्रोजेक्शन बजट, है, प्रोजेक्शन बजट रहता है। सर हेलो, एक टेक्निकल टर्म है वो, उसका अगर आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो इकोनॉमिक बजट तैयार किया जाता है तो इसको जब पब्लिक लोगों के सामने रखना ही होता है, तो इसको जब ये प्रिंट किया जाता है, छपने के लिए जाता है, तो कुछ लोगों की टीम होती है जिसको एकदम से हाइड करके इसको छापा जाता है, मतलब किसी को वो लीक ना हो। तो ऐसा जब लीक ही करना है तो उसे इतना सिक्योरिटी क्यों रखा जाता है? नहीं, वो लीक इसलिए मतलब नहीं किया जाता, सिक्योरिटी, उसे लीक तो करना ही है, उसे संसद के पटल पर तो रखना ही होता है, पब्लिक के इंफॉर्मेशन, संसद से वो पब्लिक तक पहुंचेगा, ठीक है, सांसद को पता रहेगा तो उससे वो लोगों तक पहुंचेगा। परंतु लीक करने का ये हो सकता है कि बहुत सारे प्रस्ताव हैं, प्रपोजल्स हैं बजट के अंदर में, जैसे कि कोई उदाहरण मैं देता हूं आपको
स्टील पर टैक्स सरकार 10% से 15% करने वाली है। कॉर्पोरेट टैक्स 20% से 15% करने वाली है। ये प्रस्ताव है, अभी ये रखा नहीं गया है। ये अभी जो बाबू लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जो काम करते हैं वो बनाते हैं, अपना लगे रहते हैं कि ये इतना किया जाना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, इसे बढ़ाया जाना चाहिए, इसको घटाया जाना चाहिए। एक्चुअली में हम लोग यही काम करते हैं, बजट बनने के उसमें हम प्रोसेस में शामिल रहते हैं। अब अगर इसको दूसरे, ये काम करीब नवंबर से शुरू हो जाता है, अभी से नहीं शुरू होता। ऐसा नहीं होता कि 1 फरवरी को एकदम से रातों रात हो जाएगा, वो तो बहुत पहले से जाता है, बट लगभग नवंबर से एक्सरसाइज एग्रेसिवली शुरू हो जाती है और नवंबर से जनवरी तक अगले 3 महीने ये काम होता है। अब जब ये प्रस्ताव है, अगर स्टील पर 10% से 15% टैक्स होने वाला है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस दिन ये घोषणा होगी, किसी को ये पता चल जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सर ये स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। पूरा का पूरा, मतलब मान लो मैं स्टील वाला हूँ, मुझे पता है, मान लो मैं इसे बढ़ाने का लेने की वजह मैं घटाने का प्रस्ताव कर देता हूँ, 15% से 10% कर दे रहा हूँ। अब मुझे पता है कि स्टील 15%, अगर मान लो मैं लेट से टाटा हूँ, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी को ये पता चल गया कि भाई बजट में टैक्स 15% से 10% होने जा रहा है। टाटा कंपनी के पास अरबों टन स्टील पड़ा हुआ है, वो रेगुलर बेच रहा है। वो क्या करेगा, अपना सेल बंद कर देगा 15 दिन तक सप्लाई रोक लेगा। 15 दिन बाद उसकी कीमत 5%, मतलब उसे और पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजन जो हमारी इकोनॉमी के अंदर हो रहे हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, भाई जिस पर टैक्स लगेगा वो उसकी टैक्स बढ़ेगा, वो शेयर नीचे चला जाएगा, जो टैक्स जिस पर रियायत मिलेगी वो ऊपर चला जाएगा। जहां सरकार जो अनाउंसमेंट करेगी, हर सेक्टर पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है, हर चीज पर प्रभाव पड़ता है। जहां भी वो पैसा लग रहा है उससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, स्टॉक मार्केट, कंपनी, सब पर प्रभावित पड़ रहा है। अगर ये जानकारी पहले से रहेगी तो लोग इस जानकारी से करोड़ों अरबों रुपया बना सकते हैं, छोटी सी जानकारी से। एक दिन के अंदर में अरबों रुपया कमा डालेंगे, है ना, क्योंकि छोटी सी जानकारी के 5% कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इतनी जानकारी से वो तमाम, अगर मान लो किसी पे टैक्स बढ़ रहा है तो सारा स्टॉक निकाल दो, अगर किसी में घट रहा है तो उस स्टॉक को सारे को रोक लो। अब उनके पास इतना स्टॉक है, उस स्टॉक से वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को लीक ना हो जाए किसी तरीके से, जब तक संसद के समक्ष ना रखा जाए। जब संसद के समक्ष है तो सबके समक्ष है, पर ऐसा ना हो जाए कि प्राइवेट पार्टी, और ऐसे स्कैंडल्स हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये ऐसी चीजें हैं। कई कंपनियां, जो हमारा जो बजट प्रिपेयर वाला करना बॉडी होता है, क्योंकि मैं उस मिनिस्ट्री का हिस्सा भी हूं तो मुझे पता है, कई कंपनियां उस पूरे प्रोसेस में घुसने की कोशिश करती रहती हैं और बहुत सारे लोगों को उसमें प्लीज और डिसप्लीज किया जाता है। ओके सर। अच्छा, ये जो बजट होता है, ठीक है, तो बजट के 2 पार्ट हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट ए ऑफ बजट और पार्ट बी फाइनेंस बिल, ठीक है, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। तो मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट है जिसमें कि सारी जो स्कीम्स हैं उनकी घोषणा की गई है, एलोकेशंस को बताया गया है, सरकार की प्रायोरिटीज को डिक्लेयर किया गया है। दूसरा हिस्सा है जिसे फाइनेंस बिल बोलते हैं। दो तरीके के बिल हो गए। दूसरा हिस्सा फाइनेंस बिल है जिसमें टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं, सच एज इनकम टैक्स कितना होना है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसके ये 2 हिस्से हो जाते हैं, पार्ट ए ऑफ बजट, पार्ट बी ऑफ बजट। पार्ट ए में जो ओवरऑल पिक्चर है, इकोनॉमी की जो ओवरऑल पिक्चर है, वो सरकार प्रस्तुत करती है और स्कीम्स के बारे में घोषणा करती है। अब जो बजट का प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे थे कि नंबर 1, यूनियन बजट को प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है हमारे समक्ष, जो है संसद के समक्ष बजट को रखा जाता है। फिर इस बजट पर चर्चा होती है लोकसभा और राज्यसभा में कि कौन सा बजट का प्रावधान सही है, कौन सा गलत है। फिर
इस बजट को कुछ समय के लिए बजट का जो सेशन होता है उसे भंग किया जाता है, भंग नहीं किया जाता, स्थगित किया जाता है, एडजर्न किया जाता है। एडजर्नमेंट एंड क्या क्या बोलते हैं, दूसरा टर्म क्या होता है, वो अलग होता है, मतलब भंग करना और स्थगित करना, ये दो अलग। तो एडजर्न किया जाता है, स्थगित किया जाता है। जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं वो हर एक मिनिस्ट्री की जो डिमांड फॉर ग्रांट है, ठीक है, तो हर मंत्रालय, हर मंत्री क्या करता है, हमारे देश के जितने मंत्री हैं वो संसद के समक्ष वो फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू अपनी डिमांड्स भेजते हैं कि भाई हमें इतना पैसा मिलना चाहिए, हमें 10,000 करोड़ रुपए चाहिए अगले साल के ये कार्यक्रमों को लागू करने के लिए। तो हर मंत्रालय, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सब कुछ अपनी अपनी डिमांड भेजते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री उनको इकट्ठा करती है और फिर संसद के समक्ष रखती है। स्टैंडिंग कमिटीज जो होती हैं वो उनको एनालाइज करती है कि क्या ये डिमांड सही है, गलत है। फिर उसके बाद डिटेल में डिस्कशन होता है और वोटिंग होती है जिन डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है लोकसभा के अंदर में। फिर जो डिमांड होती है ग्रांट्स के लिए, मतलब जो मांग की गई है कि हमें इतना पैसा दिया जाना चाहिए, वो उस पर वोट पड़ता है और फाइनली एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल पास हो जाता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि वो जो फंड है वो एप्रोप्रिएट कर दिया गया है, वो उसको निर्धारित कर दिया गया है और फाइनेंस बिल फिर फाइनली पास हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया बजट प्रोसेस की जाती है जिसके अंतर्गत, जिसके द्वारा हमारा बजट पास होता है, ठीक है। पार्ट ए बजट आप लोग क्लियर है? पार्ट ए क्या था? बजट के दो हिस्सों की बात हुई। यस सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारी स्कीम्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे रहे, हमारे स्कीम का एलोकेशन, सरकार की क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, वो सरकार उसमें बताती है। तो बजट का जो 22-23 का प्रपोजल है उसमें 4 बेसिक चीजें कही गई हैं। नंबर 1, पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 4 पिलर्स पर हमने रखा गया है। तो पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट आप लोगों को पता है कि जो सार्वभौमिक विकास है, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, कैसे हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट, कैसे हम जो है इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करेंगे, कैसे हमें वो इन्वेस्टमेंट आएंगे, हमें प्राप्त होंगे। तो पहला हम बात करते हैं पीएम गति शक्ति पर। तो पीएम गति शक्ति एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है कि किस तरीके से हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गति दे सकते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें इन्होंने 7 एरियाज को आइडेंटिफाई किया है कि इन 7 एरियाज में हम काम करेंगे ताकि इसको गति दी जा सके। वो है रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन 7 एरियाज पर काम करके हम जो है इस पूरे प्रोसेस को गति देंगे। 7 इंजन हैं ये, और जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इनको एक साथ लाया जाएगा। ये जो गति शक्ति मास्टर प्लान है, नेशनल मास्टर प्लान, इसके द्वारा वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सिनर्जी, लॉजिस्टिक्स के बीच में एक सिनर्जी डेवलप की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है उसको इस गति शक्ति प्लान के साथ जोड़ा जाएगा। तो जो हमारे इन सभी मिनिस्ट्री का, स्टेट गवर्नमेंट के स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा। कैपेसिटी प्लानिंग, डिजाइन, फाइनेंस, इस पर काम किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट ऑफ पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए काम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल में अगर हम जाएंगे तो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट में करीब 2500 किलोमीटर का नेशनल हाईवे नेटवर्क बनाकर इसको 22-23 में
और एक्सपेंड करके 2500 किलोमीटर किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके लिए मोबिलाइज किया जाएगा, जिससे कि पब्लिक रिसोर्स को इसके साथ जोड़ा जा सके। अगला है रोप वे, जो खाली ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। तो रोप वे जो केबल कार के द्वारा, रोप वे समझते हैं आप लोग सभी? यस सर, जो हिली यस सर, जो सर Yes, टूरिस्ट sir. प्लेस पर पर्वत चढ़ने के लिए होते हैं, हिली एरियाज में। तो पर्वतमाला नेशनल रोप वे डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाएगा कि पर्वतों को रोप वे के जरिए से जोड़ा जा सके। पीपीपी मोड में इस काम को किया जाएगा और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव, कन्वेंशनल रोड्स के बजाय ऑल्टरनेटिव रास्ता प्रोवाइड किया जाएगा आने जाने का इस रोप वे के द्वारा। इसके बाद मास अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मास अर्बन ट्रांसपोर्ट को पर काम किया जाएगा कि जो हमारे जिस तरीके से मेट्रो होती है, अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। व्हाट इज मल्टी मोडल कनेक्टिविटी? सर जैसे कि कोई गुड्स लेके गए और फिर वहां पे जो बंदरगाह होगा, वहां पे जाके उस गुड्स को लेके मतलब उस शिप में डालना, उसको बोलते होंगे मल्टी मॉडल। नहीं, मल्टी मॉडल का मतलब होता है मल्टी और मोड। सीज के थ्रू, एयर के थ्रू और लैंड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन मोड ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मोड जिसमें अलग अलग तरीके के मोड एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें कुछ रास्ता, जैसे हम यहाँ से कहीं गए तो वो जाने के लिए हो सकता है हमें सीधी मेट्रो मिल जाए, एक साधन रेल से चले गए, ठीक है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कुछ रास्ता हमने रेल से ट्रेवल किया, कुछ हमने मेट्रो से ट्रेवल किया, कुछ पानी के बोट से ट्रेवल किया, कुछ सड़क से ट्रेवल किया। तो मल्टी मोडल, जिसमें कि अलग अलग मोड्स जो है उनको एक साथ जोड़ा जाए, तो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बिटवीन मास अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन के बीच में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चाहे बस के जरिए से जोड़े, चाहे तो मेट्रो के जरिए से जोड़े, या हो सकता है कई बार बोट के जरिए से भी जोड़ दें, तो ये फैसिलिटी मास अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। मेट्रो सिस्टम्स को डिजाइन किया जाएगा, सिविल स्ट्रक्चर्स को रीओरिएंट करके भारत की कंडीशंस के अनुसार बनाया जाएगा। रेलवे में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन्स को फायदा हो। 2000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा और उसको कवच के अंदर, है ना, ये कवच के अंदर लाया जाएगा, जो कि हमारी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के जरिए से एक कवच बनाया, मतलब रेलवे नेटवर्क का एक वो बनाया जाएगा जिसका नाम कवच रखा गया है, और जिसके अंतर्गत वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन, ठीक है, नई ट्रेन चलाई जाएंगी जिनका नाम होगा वंदे भारत। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को डेवलप अगले 3 सालों में किया जाएगा। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल मतलब जहां से जो कार्गो है, सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सके। पोस्टल और रेलवे नेटवर्क को आपस में मूवमेंट ऑफ पार्सल के लिए जोड़ा जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को बनाया जाएगा पीपीपी मॉडल के द्वारा। तो फ्रेंड्स अभी यही रोक लें, 9:50 हो गए हैं, तो अभी हम यही रोक लेते हैं। इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। ओके सर। आप लोग इसे पढ़ भी रहे हैं? आप लोगों ने पढ़ा है इसको अभी तक? सर पढ़ा है सर, बजट पढ़ लिया, वेरी गुड। यस सर, कितने ने नहीं पढ़ा? सबने पढ़ लिया? यस सर, हमने पढ़ा। हाँ सर वो पढ़ अभी रहे हैं लोग जो पढ़ लेना, जिन्होंने ना पढ़ा हो वो पढ़ लेना, मैंने शेयर कर दिया है ना, शेयर किया हुआ है। सर मेरी रिक्वेस्ट थी, अब बोलो, आपकी रिक्वेस्ट है वीडियोस अपलोड करने की? यस सर। ठीक है, मैं कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अजय, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सर।
थैंक यू। थैंक यू सर। Have a great day.